हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत के मॉनसून को पढ़ेंगे। विश्व के किसी भी प्रदेश या स्थान का अपना एक स्थानीय जलवायु होता है जो वहाँ के कृषि या जीवन रेखा को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि जिस ऋतु में वहाँ वर्षा होगी, जिस प्रकार से वर्षा होगी, जिस स्वरूप में वर्षा होगी, वो वहाँ की जीवन प्रक्रिया को भी आवश्यक तौर पे प्रभावित करेगी। परंतु भारत में यह प्रक्रिया कुछ ज़्यादा ही गहन या महत्वपूर्ण है। इसीलिए औपनिवेशिक युग से लेकर अभी तक के तमाम जलवायु वैज्ञानिक भारत में मानसून को केवल एक जलवायु न मानकर यहाँ की पूरी जीवन की प्रक्रिया मानते हैं, जीवन रेखा मानते हैं। यहाँ तक कि भारतीय मानसून को कृषि के साथ जुआ भी माना जाता है। हालांकि अब काफ़ी हद तक ये संशोधित हो रहा है, परंतु अभी भी यह अवधारणा प्रासंगिक बना हुआ है। भारत के अधिकांश अर्थशास्त्री यह भी कहते पाए जाते हैं कि भारत के मानसून को ही व्यवहारिक तौर पे हमें वित्त मंत्री मानना चाहिए। जी हाँ, वित्त मंत्री मानना चाहिए। अर्थात मिस्टर मानसून इज द रियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इफ मिस्टर मानसून इज हैप्पी, ऑब्वियसली द इंडियन इकोनॉमी विल बी हैप्पी। अदरवाइज इट मे बी पॉसिबल कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक जो सामान्य ग्रोथ या समृद्धि देखा जाता है उसमें भी रुकावट आ सकता है। तो हम देखेंगे, हम समझेंगे कि भारत का मानसून किस प्रकार से कार्य करता है, आखिर व्यवहारिक तौर पे इसकी क्रियाविधि क्या है और क्यों इसे इतना गहन या कई बार कॉम्प्लेक्स भी माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। यह परिचय है भारत के मानसून का। भारत विश्व का एक अनूठा राष्ट्र है जहां सर्वाधिक जलवायु विविधता व्याप्त है। यदि संपूर्ण पृथ्वी से भी भारत की तुलना करें तो जितनी जलवायु विविधता अकेले भारत में है उतनी संपूर्ण पृथ्वी पर भी नहीं है। भारत की जलवायु यद्यपि उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, मानसून का प्रभाव इतना अधिक है कि मृदा से लेकर वनस्पति, संपूर्ण जैव विविधता, यहाँ तक कि मानव के संस्कृति पर भी अति व्यापक प्रभाव है। मानव जनसंख्या अधिवास में भी मानसून का निर्णायक प्रभाव है। वैज्ञानिक यहाँ तक कहते हैं कि मानसून भारत की जीवन रेखा है। तो आइए समझें मानसून की उत्पत्ति, उसके क्रियाविधि तथा उसके प्रभावों को। भारत के जलवायु के निर्धारक घटकों में जो परंपरागत घटक हैं, पहले हम उनकी चर्चा कर दूं। अक्षांश और देशांतर, अर्थात भारत का जो लोकेशन है वो किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। भारत एक दक्षिण एशिया का राष्ट्र है। हिमालय तथा जो पर्वत हैं वो भारत को एक विशिष्ट पहचान देते हैं, इसलिए भारत को हम भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। तो ये जो अवस्थिति है विशेष तौर पे, ये भारत को, ये विषुवत रेखा है, ये भारत को मानसूनी जलवायु प्रदान करता है। जबकि इस मानसून का जन्म लगभग 80 से 88 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इसके बावजूद ये लोकेशन भारत को ही विशेष तौर पे भारत की ये पहचान या जलवायु देता है, अर्थात अक्षांश और अवस्थिति। अब संक्षेप में इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ताप एवं दाब की परिस्थितियों में परिवर्तन, तापीय विषुवत रेखा का एक कंसेप्ट आएगा जो सिद्धांत फॉन ने दिया था। तापीय विषुवत रेखा वो इससे संबंधित हो सकता है। सूर्य का उत्तरायण एवं दक्षिणायन होना, पर्वत एवं पहाड़ियों का प्रभाव जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट पहाड़ी, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, अरावली। वस्तुतः इन सभी पर्वतों या पहाड़ियों को हम अवरोधक कहते हैं, अर्थात जब आर्द्र मानसूनी पवनें प्रवाहित होती हैं तो ये पर्वत या पहाड़ी उन्हें रोक कर वर्षा कराने का कार्य करते हैं। अतः इन पर्वतों का स्पष्ट तौर पर भारत की जलवायु पर या मानसून के पवनों को रोक कर वर्षा कराने में एक प्रभाव है। साथ ही तिब्बत का पठार एवं मध्य एशियाई पठार ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं कि तिब्बत का पठार एवं मध्य एशियाई पठार भारत के मानसून की उत्पत्ति में किस प्रकार से निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। ऊंचाई या उच्चावच, ऊंचाई से तापमान का सीधा संबंध है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। इसे समान ताप ह्रास पतन प्रक्रिया भी कहते हैं। अब ये सब फिर बेसिक्स है जो हम किसी अलग कक्षा में या क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ऊंचाई के साथ यदि तापमान मॉडिफाई होता है, घटता या बढ़ता है, वैसे ऊंचे जैसे जैसे जाएंगे तापमान घटेगा, वैसे वैसे तापमान के कारण वायुदाब पर और वायुदाब के कारण पवन की प्रक्रिया, वर्षा या वायुमंडल के अस्थिरता से इसका सीधा संबंध होता है। सागर से दूरी एवं सागरीय प्रभाव, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जैसे
बंगाल से यदि हम सुलेमान पर्वत तक की यात्रा करें तो बंगाल में वर्षा की मात्रा 175 सेंटीमीटर वार्षिक है। वहीं पूर्वी बिहार में 150 सेंटीमीटर वार्षिक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 सीएम वार्षिक है। तो पंजाब में 80 सेंटीमीटर वार्षिक है। परंतु यदि सुलेमान के पूर्वी भाग को देखें तो यहाँ वार्षिक वर्षा 35 से 40 सीएम ही वार्षिक है। इसका मूल कारण है समुद्र से दूरी, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें प्रवाहित होती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, वो धीरे धीरे क्रमशः ड्राई अर्थात शुष्क होती जाती हैं। उसी परिमाण में वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है। यद्यपि वर्षा के मात्रा के घटने का जो क्रियाविधि है वो आगे डिटेल में आपको मानचित्र के साथ हम समझाएंगे। विशेष तौर पे आपके लिए हम कई मानचित्र बनवा कर लाए हैं जो शायद पुस्तकों में नहीं मिलेगा। तो सागर से दूरी एवं सागरीय प्रभाव भी स्पष्ट है। जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पछुआ एवं पूर्वी जेट स्ट्रीम, ध्यान रखना है हमें। ये जेट स्ट्रीम जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, खास करके मानसून की उत्पत्ति के लिए। विश्व के अन्य जलवायु में इसका प्रभाव सीमित हो सकता है, कम हो सकता है, परंतु उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम और पूर्वी उपोष्ण जेट स्ट्रीम सबसे बड़े निर्णायक कारण हैं भारत के जलवायु, विशेष तौर पे दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्पत्ति के लिए। साइबेरिया में होने वाला हिमपात यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस वर्ष साइबेरिया में हिमपात होता है उस वर्ष मानसून से वर्षा प्रायः अधिक प्राप्त होता है, अर्थात बाढ़ तक की संभावना बनती है। और जिस वर्ष साइबेरिया में हिमपात कम होता है उसका सीधा प्रभाव भारत के मानसून पे वर्षा की मात्रा पर देखने को मिलता है। ये सारे फैक्टर्स आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, परंतु अभी पॉइंट वाइज आपको हम बताते चलते हैं। साथ ही परंपरागत कारणों में ही इनसो, ये दो टर्म है, एल नीनो, लानीनो प्लस साउदर्न ओसिलेशन अर्थात दक्षिणी दोलन। एल नीनो, लानीनो और दक्षिणी दोलन, इस सिद्धांत को हालांकि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले किसी क्लास में पढ़ेंगे, परंतु परंपरागत कारणों में है। इसके तस्वीर को विशेष तौर पे बनाकर मैंने रखा है, शॉर्ट में इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। हिंद महासागरीय दो ध्रुव अर्थात आईओडी, इंडियन ओशियन डाइपोल, और ध्यान रखिएगा 2018 के पीटी में आईओडी पूछा भी गया है। हिंद महासागर का प्रभाव ये बहुत व्यापक है। जितना व्यापक प्रभाव हिमालय का है उससे तनिक भी कम हिंद महासागर का नहीं है, क्योंकि यहीं से दक्षिण पश्चिम आर्द्र पवनें भारत की ओर प्रवाहित होती हैं और भारत में 80% वर्षा इन्हीं पवनों से होती है। अर्थात इसको आप देखिए, यही वो हिंद महासागर की पवनें हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, जो भारत में 80% वर्षा कराती हैं। जल तो जीवन है ही, लेकिन अगर भारत जैसे राष्ट्र के 80% जल का यानी वर्षा का स्रोत अगर ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं तो हम सब समझ सकते हैं कि ये मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून साथ में हिंद महासागर किस स्तर तक प्रभावी है। चक्रवातों का निर्माण ग्रीष्म ऋतु में या लौटते मानसून की ऋतु में या कई बार दक्षिण पश्चिम मानसून के समय भी चक्रवातों का निर्माण भारत की जलवायु पर, भारत की वर्षा के क्रियाविधि पर स्पष्ट तौर पर प्रभाव डालता है। यह भी आगे हम मानचित्र के साथ, तथ्य के साथ, क्रियाविधि के अनुरूप समझने का प्रयास करेंगे और आप समझेंगे ही। अन्य कई और भी कारक हैं, जैसे जो तहिती द्वीप के आसपास या ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन के निकट जो निम्न भार या उच्च भार का स्पष्ट तौर पे निर्माण होता है, उसका भी प्रभाव भारत के जलवायु या खासकर दक्षिण पश्चिम मानसून पर पड़ता है। तो उन सभी को क्रियाविधि के अनुरूप हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, और मेरा यकीन है कि आप इसको बहुत बेहतर प्रकार से समझेंगे ही। एक बात का ध्यान हमें रखना है कि हमें वैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ना है जो भी सबसे अधिक मान्य है, स्वीकार्य है, क्योंकि अधिकांश मैंने देखा है कि शिक्षक भी वही सिद्धांत पढ़ा रहे हैं जो अब बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। वो वैज्ञानिक क्यों नहीं है हम आपको यह भी बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अन्य प्रभावों में एल नीनो, लानीनो और दक्षिणी दोलन, जैसे भारत के पूर्वी स्ट्रीम सिद्धांत के अलावा जो सिद्धांत हैं उनमें इनसो सिद्धांत यही है जो अभी इसके पहले मैं चर्चा कर रहा था। इसके अलावा एल नीनो मोडोकी, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के पीटी में पूछा जा चुका है, मुख्य परीक्षा में पूछा जाना एक्सपेक्टेड है। ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक बड़ा फैक्टर है, अर्थात जब मोडोकी एल नीनो का तापमान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, गहन हो जाता है, उसका प्रभाव और व्यापक और वैश्विक हो जाता है, तो उसे हम एल नीनो मोडोकी कहते हैं। परंतु उसकी व्यवहारिक क्रियाविधि क्या है, पीटी और मेंस के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं मोडोकी पे, ये हम आगे के किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इंडियन ओशियन डाइपोल 18 के पीटी में पूछा जा चुका है, इसको भी पढ़ेंगे। मेडन जूलियन ओसिलेशन ये नया है, हालांकि इसे नया नहीं कहेंगे,
15-20 वर्षों से इस पर निरंतर शोध हो रहा है। खासकर ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने, जलवायु वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत गहन शोध किया है। उन लेटेस्ट अर्थात अद्यतन शोधों के अनुरूप हम आपको मेडन जूलियन ओसिलेशन भी समझाएंगे क्या है, और बड़ा ही सामान्य है, परंतु नेट पे जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उससे विद्यार्थी या कई बार शिक्षक भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेडन जूलियन ओसिलेशन को भी समझेंगे कि आखिर ये क्या है, परंतु अलग चैप्टर में। पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन, ये भी 15-20 वर्षों से काफ़ी चर्चाओं में है। विशेष तौर पे 2018-19 के मानसून के समय और 19-20 के मानसून के समय इस पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन की चर्चा काफ़ी प्रासंगिक हो गई, क्योंकि इसके वजह से आपको याद होगा 2018-19 का मानसून एल नीनो के प्रभाव से कंसर्न था 18-19 का, और 2019-20 का लानीनो से कंसर्न रहा है। लेकिन एल नीनो आने के बावजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, गोरखपुर, विशेष तौर पर पटना में या जैसलमेर में, जोधपुर में, मध्य प्रदेश में काफ़ी व्यापक स्तर पर बाढ़ आए थे। एल नीनो में बाढ़ प्राय नहीं आता, परंतु पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन का व्यापक प्रभाव देखा गया। उन दोनों में क्या सहसंबंध है यह भी आपको हम स्पष्ट करेंगे, और ये बड़े ही सामान्य उदाहरणाएं हैं, बस आपको उसके क्रियाविधि को सरलता के साथ समझना भी है और उसी सरलता के साथ एग्जामिनर तक संप्रेषित भी करना है। जलधाराओं के क्रियाविधि में परिवर्तन, जो महासागरीय जलधाराएं हैं, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा ही ले लीजिए, उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा ले लीजिए, या दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं गर्म या ठंडी चलती हैं, उनका भी व्यापक प्रभाव हमारे मानसून पर होता है। वस्तुतः एल नीनो और लानीनो तो जलधारा ही हैं। एल नीनो गर्म जलधारा है, लानीनो शीतल जलधाराएं हैं। यदि उनके स्वरूप में या उनके क्रियाविधि में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो भारत के मानसून पर उसका स्पष्ट प्रभाव होता है। साथ में भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, इन सब का प्रभाव है। साथ में स्टूडेंट्स यहाँ हम एक और चीज़ देखेंगे, भूमंडलीय तापन तो सब कोई पढ़ने का प्रयास करता है या जानने का प्रयास करता है, लेकिन एक नया कंसेप्ट, हालांकि यह भी नया नहीं है, 15-20 वर्षों से काफ़ी चर्चाओं में है, जिसका नाम है भूमंडलीय शीतलन, जो स्पष्ट तौर पे प्रभावित करता है भारत के मानसून को। ग्लोबल डीमिंग और भूमंडलीय शीतलन का संबंध पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन और मेडन जूलियन ओसिलेशन से सीधे तौर पे है। तो हम इन सब चीज़ों को व्यापक तौर पे डिटेल में समझेंगे। हाँ, एक बात जो मेरे छात्र हमेशा मुझे बताते हैं, छात्र छात्राएं, सर आप जो एग्जाम्पल्स देते हैं, जिस प्रकार के तस्वीर बना कर लाते हैं, उससे हर चीज़ क्रिस्टली क्लियर हो जाता है। हम उम्मीद करेंगे आपको भी वो क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अर्थात आप इसमें पढ़ा आपने कि भारत की जलवायु के वे कौन से परंपरागत घटक हैं जो प्रभावित करते हैं। लोकेशन के साथ साथ सभी तथ्यों को शॉर्ट में जानने का प्रयास किया हमने। साथ में अन्य प्रभाव जो भारत की जलवायु पे सीधे नहीं दिखते, परंतु प्रभावित तो सीधे ही करते हैं। 18-19 के एल नीनो वर्ष में भारत में सामान्य तौर पर सूखा तो पड़ा, परंतु साथ में बाढ़ भी आया, जिसका सीधा संबंध पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन और मेडन जूलियन ओसिलेशन से था। 19-20 में लानीनो का समय था, बाढ़ आना चाहिए था, परंतु भारत के कई क्षेत्रों में इस वर्ष सूखा भी पड़ा। अर्थात अगर एल नीनो और लानीनो लगातार घटित हुए हैं तो मुख्य परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा में अगले 1-2 साल के अंतर्गत हम क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। भारत में वर्षा के आधार पर 4 ऋतुएं हैं जो स्टैब्लिश फैक्ट है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी ऋतु, हालांकि मानसून भारत में 15 मई में ही आ जाता है, 1 जून को तिरुवनंतपुरम में आता है, परंतु जो दक्षिण पश्चिम मानसून के वर्षा ऋतु का निर्धारण किया गया है जलवायु वैज्ञानिकों के द्वारा, वो 15 जून से 15 सितंबर है। एक रफ गेस 3-3 महीने के अंतर्गत भारत की ऋतुओं को बांटा गया है। तो 15 जून से 15 सितंबर। उत्तर पूर्वी मानसून, इसी को हम लौटता मानसून भी कहते हैं, वो 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक होता है। शीतकालीन वर्षा की ऋतु वो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है, और ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु 15 मार्च से 15 जून, अर्थात 3-3 महीने से इन ऋतुओं को लिया गया है। लेकिन अगर हम भारत में मानसून के आधार पर वर्षा की ऋतु को लें, मानसून के आधार पर, तो ये 2 ही होगा। एक होगा दक्षिण पश्चिम मानसूनी ऋतु और दूसरा होगा उत्तर पूर्वी, इसी को हम कहते हैं लौटते मानसून की ऋतु। ये 15 मई से लेकर के
1 अक्टूबर तक हो सकता है, और ये जो लौटता मानसून है वो अक्टूबर से लेकर के 15 मई तक होता है। अर्थात 6-6 महीने में ये अपनी दिशाओं को परिवर्तित करते हैं और उसी के अनुरूप इसका व्यापक प्रभाव होता है। किस प्रकार से परिवर्तित होता है, किस प्रकार से इसका प्रभाव होता है, बहुत सरलता के साथ हम समझेंगे। तो चलते हैं आगे। बस यहाँ पे आप देखिए, भारत में लगभग 80% वर्षा इसी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, इसीलिए इसे भारत की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि भारत में कृषि, पशुपालन या कई कृषि आधारित वन आधारित उद्योग के साथ साथ भारत में संपूर्ण जैव विविधता के निर्धारण, उसके स्वरूप का निर्धारण, उसमें होने वाले ऋतु परिवर्तन या प्रवास का निर्धारण भी ये मानसून ही करता है। इसलिए मानसून को भारत में जीवन रेखा भी कहते हैं। मानसून के संदर्भ में दिए गए सिद्धांत: थर्मल ग्रेडियंट थ्योरी, तापीय विषमता सिद्धांत, हेली का है। आज भी इसकी लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लें हम लोग। जो थर्मल ग्रेडियंट थ्योरी है वो भी फॉन के इसी सिद्धांत की तरफ या संबंधित है। थर्मल थ्योरी, तापीय सिद्धांत बाय डगलस टॉम, ये औपनिवेशिक काल के बहुत बड़े जलवायु वैज्ञानिक थे। एयर मास डायनेमिक थ्योरी, वायुराशि सिद्धांत बाय स्पेट। थर्मल इक्वेटर थ्योरी, तापीय विषुवत रेखा सिद्धांत बाय फॉन। इसी सिद्धांत को अधिकांश वैज्ञानिक पढ़ाते हैं, वैज्ञानिक नहीं, शिक्षक पढ़ाते हैं, बताते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे यही सिद्धांत पुस्तकों में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज ये अमान्य है, अवैज्ञानिक है। ये अमान्य क्यों है, अवैज्ञानिक क्यों है, यह भी आपको पॉइंट वाइज हम इसके अगले पीपीटी से दिखाते हैं। इंसो थ्योरी, एलिनो दक्षिणी दोलन सिद्धांत बाय गिलबर्ट वॉकर, ये आज मान्य है क्योंकि इसका प्रभाव होता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक है, वो पोजिटिव स्ट्रीम सिद्धांत है, कोटेश्वरम और यिस्ट के द्वारा दिया गया है। इन दोनों सिद्धांतों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही आज वैज्ञानिक भी हैं, यही आज मान्य भी हैं। इसके साथ साथ जो पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन है, या इंडियन ओशन डायपोल है, अरेबियन सी डायपोल है, उन सभी को भी पढ़ने का, समझने का हम प्रयास करेंगे और आप समझेंगे भी। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहले थोड़ा हम यह जान लें कि आखिर तापीय विषुवत रेखा सिद्धांत जो फॉन ने दिया था, एक समय था जब ये थोड़ा बहुत प्रासंगिक हुआ था, सिग्निफिकेंट हुआ था, परंतु आज ये क्यों नहीं मान्य है। वस्तुतः इनका कहना है, देखो यहाँ पहले मैं एक मैप बना देता हूँ, आगे वैसे इसका मैप मैंने दिया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर ये हमारा हिमालय है, ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ हैं, ये सुलेमान है, ये किरथार है, ये हो गया विषुवत रेखा। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से कलर चेंज करना होगा हम लोगों को, ब्लू लेते हैं। सूर्य जब उत्तरायण होना शुरू होता है, अर्थात 21 मार्च को सन विषुवत रेखा पे होता है, तो विषुव बनता है। साथ में धीरे धीरे उत्तरायण होता है, हालांकि एपरेंट मूवमेंट होता है। अब ये सारा चीज़ सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से पृथ्वी के तापमान पर, भारत के तापमान पर या पृथ्वी के तापमान पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, ये पहले किसी अन्य चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसकी क्लास को आप देखिएगा। अप्रैल माह में सन यहाँ होगा और 21 जून को सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल होगा। यही 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो यहाँ पे जब वर्टिकल होगा, आप रिकॉल कीजिए, भारत में अप्रैल के महीने में ही गर्मी आ जाती है, अर्थात अप्रैल के महीने में तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। फिर मई में, तो तापीय विषुवत रेखा का मतलब है, जैसे विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है, 2 गोलार्धों में बांटती है, और पृथ्वी के सबसे लंबी वो अक्षांश रेखा भी है, ठीक उसी प्रकार से तापीय विषुवत रेखा का मतलब है पृथ्वी पर जो सर्वाधिक तापमान की रेखा होगी या सर्वाधिक तापमान के क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होगी, उसको हम तापीय विषुवत रेखा कहेंगे। तो फॉन ने कहा कि जो तापीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण एशिया में इस प्रकार से ऊपर चली जाती है, अप्रैल और मई के महीने में, जून के महीने में विशेष तौर पे। अर्थात ये वैसे तो सागर के ऊपर विषुवत रेखा के आसपास ही होती है, परंतु दक्षिण एशिया में या भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रकार चली जाती है। अर्थात इसी को हम ITCZ भी कहते हैं, जो विषुवत रेखा से शिफ्ट कर गई भारत की ओर। जब ये ITCZ है, अर्थात लो प्रेशर की रेखा है,
तो इसको भरने के लिए, उसको पूरा करने के लिए पवनों का प्रवाह होगा और वो पवन दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवाहित होंगी इस प्रकार से। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि हिमालय एक अति उच्च भार का क्षेत्र होता है। यदि हिमालय उच्च भार का क्षेत्र होगा तो हिमालय से भी पवनें इस ITCZ की ओर प्रवाहित होंगी। हिमालय की पवनें शीतल होंगी और ये गर्म और आर्द्र होंगी दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें, तो वहाँ पे वाताग्र का निर्माण होना चाहिए, शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अगले पिक्चर को देखिए, ये नेट पे भी आपको मिल जाएगा। यही है वो थर्मल इक्वेटर यानी तापीय विषुवत रेखा। अब ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, ये हिमालय की शीतल पवनें हैं जो इस ITCZ की ओर चल रही हैं, ठीक है। और ये जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है। लेकिन इस प्रक्रिया में शीतोष्ण चक्रवातों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जब दो भिन्न गुणों वाली वायु राशि आपस में मिलती हैं, अभिसरण करती हैं, तो शीतोष्ण चक्रवात तथा वाताग्रों का निर्माण होता है। परंतु ऐसे किसी भी क्रियाविधि की निर्माण की व्याख्या फॉन महोदय ने नहीं किया। उन्होंने सामान्य तौर पर तापीय विषुवत रेखा के माध्यम से मानसून की उत्पत्ति की बात की। साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सूर्य अपने नियत गति से निश्चित तिथि को उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, तब तापीय विषुवत रेखा की अवस्थिति में परिवर्तन क्यों होता है। अर्थात कभी ये तापीय विषुवत रेखा यहाँ होगी, कभी यहाँ भी हो सकती है, कभी यहाँ भी हो सकती है, कभी थार के मरुस्थल में थोड़ा और अधिक ऊपर चली जाती है। अर्थात जब सूर्य के अवस्थिति का उत्तरायण अवस्थिति या दक्षिणायन अवस्थिति का डेट तक फिक्स है, तो इस तापीय विषुवत रेखा का भी तिथि यानी डेट और साथ में लोकेशन अवस्थिति फिक्स होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। अर्थात तापीय विषुवत रेखा का जब अवस्थिति ही निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है, तो मानसून के तिथि या उसके आगमन की तिथि को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। साथ में केवल तापीय परिस्थितियों से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति नहीं होती, अन्यथा अप्रैल महीने में अगर हम तापमान को देखें तो विषुवत रेखा पे तापमान होता है लगभग 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान, परंतु भारत में उस समय तापमान होता है कम से कम 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान। अर्थात भारत के मध्यवर्ती मैदान, थार के मरुस्थल, साथ में जो सुलेमान पर्वत के पूर्व का भाग है वह भी थार के मरुस्थल का ही विस्तार है जो पाकिस्तान में पड़ता है, उन सभी क्षेत्रों का तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। उच्च तापमान के साथ निम्नभार बन जाना चाहिए, परंतु मानसून उत्पन्न नहीं होता। तो वे कौन से फैक्टर्स हैं जो मानसून को उत्पन्न नहीं होने देते। अर्थात फॉन के इस तापीय विषुवत रेखा सिद्धांत से मानसून की व्याख्या नहीं होती और वो आज अवैज्ञानिक भी है, इसलिए अमान्य भी है। तापीय विषुवत रेखा से जो ITCZ निर्मित होता है उसकी ओर दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के साथ साथ हिमालय की शीतल हवाएं भी चलती हैं, जिससे शीतोष्ण चक्रवात तथा वाताग्र का निर्माण होना चाहिए। आइदर फ्रंटोजेनेसिस और टेम्परेट साइक्लोन्स मस्ट बी इमर्ज्ड, बट दैट कुड नॉट बीन अकर्ड। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम मानते हैं कि इसके अलावा मूल रूप से कुछ और भी है। इसलिए पूर्वी ज्योतिषीय सिद्धांत ही वैज्ञानिक एवं मान्य है। तो आइए समझते हैं आखिर ये पूर्वी ज्योतिषीय सिद्धांत क्या है, कि क्यों वैज्ञानिक है और क्यों मान्य है। मानसून एक द्वितीयक पवन तंत्र है। अब यहाँ फिर छोटा सा बैकग्राउंड देंगे। पवन भी यानी विंड जो है वो 3 प्रकार का होगा। जो प्राथमिक पवन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अर्थात ये अपने दिशा में परिवर्तन नहीं करते। जो द्वितीयक होते हैं ये अपने दिशा में परिवर्तन करते हैं। ये 2 प्रकार से परिवर्तन करते हैं, एक दैनिक आधार पर, यानी ड्यूरल बेसिस पे, दैनिक आधार पर, और दूसरा ऋत्विक आधार पर। अब देखिए जो ऋत्विक आधार पे होता है सीजनल, यही है मानसून। वर्ष में 2 ऋतुएं आती हैं और उन्हीं दोनों ऋतुओं में ये अपनी दिशा को परिवर्तित करता है। लेकिन दैनिक आधार पे
जो परिवर्तन होता है वो है सागर समीर, सी ब्रिज एवं स्थल समीर। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, साथ में पर्वत समीर यानी माउंटेन ब्रिज और घाटी समीर अर्थात वैली ब्रिज। ये डेली दिन में इनकी दिशा कुछ और होगी और रात में कुछ और होगी। और भारत में जो मानसून है वो ऋतु के परिवर्तन के साथ अर्थात वर्ष में 2 बार अपने दिशा में परिवर्तन करता है। इसको आप इस पिक्चर से देखिए, यह ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यानी विषुवत रेखा से ये पवनें ऐसे चल रही हैं। चूँकि इनकी दिशा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है और दिशा का निर्धारण वायु के स्रोत से होता है, अर्थात इसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। यही भारत में 80% वर्षा कराती है और इसी को लौटता मानसून कहेंगे जब ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलना शुरू करेंगे। वस्तुतः ये उत्तरी गोलार्ध की सन्मार्गी पवनें हैं। तब इसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहेंगे और इसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहेंगे। यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो वर्ष में यही 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करते हैं, इसीलिए हम द्वितीयक पवन तंत्र कहते हैं। और द्वितीयक पवन तंत्रों में सर्वाधिक व्यापक प्रभाव इन्हीं का होता है। इनकी तुलना, यानी साउथ वेस्ट मानसून की तुलना हम सी ब्रिज से अर्थात सागर समीर से भी करते हैं, क्योंकि ये सागर से चलते हैं, आर्द्र होते हैं और वर्षा कराते हैं। और इनकी तुलना हम स्थल समीर अर्थात लैंड ब्रिज से करते हैं, क्योंकि ये शुष्क होते हैं और वर्षा प्रायः नहीं कराते। अब चूंकि ये केवल मानसून पे बेस्ड वीडियो है या क्लास है, इसलिए आपको केवल शॉर्ट में मैं यही बता रहा हूँ। आप जब क्लास को देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी के, तो द्वितीयक पवन तंत्र, प्राथमिक पवन तंत्र या इस प्रकार से जो भी क्लासिफिकेशंस है, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनका जो प्रभाव है, वो इन डिटेल हम डिस्कस कर देते हैं। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। भारत के साथ साथ विश्व के कई क्षेत्रों में मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है ये मूल रूप से मानसून का है। तो एक तो दक्षिण एशिया, साथ में थोड़ा सा दक्षिण पूर्व एशिया का जो म्यांमार है या इसी प्रकार से लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, उन क्षेत्रों में भी मानसूनी पवनों का प्रभाव या मानसूनी जलवायु का प्रभाव है। इसके बावजूद मैं फिर कहूँगा कि दक्षिण एशिया पर जो मानसून का प्रभाव है वो अन्य किसी भी राष्ट्र पर इतना व्यापक या गहन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रॉपिकल मैरिन अर्थात ये जो हैं वो ट्रॉपिकल मैरिन वाले हैं। थोड़ा सा ये जो ऑस्ट्रेलिया का पोर्ट डार्विन का इलाका है, यह भी मानसून वाला ही है। और जो पिछले पिक्चर में आपने देखा, ये जो मानसूनी पवनें चल रही हैं, ये इसी ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन के लिए चल रही हैं। तो यहाँ एक बार हाई प्रेशर बनेगा तो भारत में लो प्रेशर बनेगा, और यहाँ पे जब भारत में हाई प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। इन डिटेल इंसो वाले मैकेनिज्म में हमने पिक्चर बना कर दिया है, वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मानसून का वैश्विक वितरण भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा वही देखिए आप, तो यहाँ पे जो अरब सागर का ये वाला इलाका है, यहीं से दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है। मानसूनल ट्रफ, ट्रफ का मतलब होता है लो प्रेशर, अर्थात मानसून के लिए जो लो प्रेशर या मानसूनल लो प्रेशर जो बनता है, उसी की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवाह होता है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा कि सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या तथ्य हैं वो भी जरा जाने। अगेन हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। भारतीय मौसम के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, खास करके मौसम नहीं, यहाँ हम कहें मानसून तो ज़्यादा बेटर होगा। मानसून के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें इनसो सिद्धांत यानी एल नीनो, लानीनो का जो, और साथ में साउदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन का सिद्धांत है। परंतु उससे भी ज़्यादा व्यवहारिक है पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ही पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं, मान्य हैं, अतः उन्हीं को हम सविस्तार समझेंगे और पढ़ेंगे। मानसून अरबी शब्द मौसिम से निकला हुआ शब्द है या बना है, जिसका अर्थ होता है हवाओं का मिजाज, अर्थात ऋतु के अनुरूप अपने दिशा में परिवर्तन कर लेना। वर्ष में 2 बार किस प्रकार से वो अपने दिशा का परिवर्तन करते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। शीत ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर चलती हैं। शीत ऋतु में
तब इसे शीतकालीन मानसून, इसी को हम लौटता मानसून भी कहते हैं। जबकि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं इसके विपरीत दिशा में चलती हैं, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और मानसून का जो तात्पर्य है वो गर्मी के मानसून से ही है, अर्थात दक्षिण पश्चिम। जब भी आप चर्चा करें, यदि आप कहते हैं मानसूनी वर्षा है, तो इसका मतलब लौटते मानसून से नहीं, हम दक्षिण पश्चिम मानसून से उसको जोड़ते हैं। चूँकि पूर्व के समय में इन हवाओं से व्यापारियों को नौकायन में सहायता मिलती थी, इसीलिए इन्हें व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड भी कहा जाता था। यह तथ्य भी आपने पढ़ा ही होगा। आगे हम चलते हैं। मानसून की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में, थोड़ा सा पहले इसके बैकग्राउंड को बताएं, फिर इसका क्रियाविधि पे चलेंगे। और क्रियाविधि को के लिए विशेष तौर पे कई नए पिक्चर्स को हम बना के लाए हैं, जिसमें खासकर जेट स्ट्रीम की जो क्रियाविधि है वो आपको समझ में आ जाए तो पूरा का पूरा मानसून ईजिली समझ में आ जाएगा। तो मानसून की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में, जब हिंद महासागर में सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है तो मानसून का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में समुद्र की सतह गर्म होने लगती है और इसका तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि इसी दौरान धरती अर्थात भारत के उपमहाद्वीप का तापमान 45 से 46 डिग्री हो जाता है। धरती मतलब दक्षिण एशिया। 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती हैं। ये हवाएं एक दूसरे को आपस में काटते हुए विषुवत रेखा को पार कर भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात एशिया की तरफ बढ़ने लगती हैं। इसी दौरान समुद्र से के ऊपर बादलों के बनने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। यही स्थानांतरित होकर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराती हैं। विषुवत रेखा पार करके यह हवाएं और बादल वर्षा करते हुए बंगाली खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश करती हैं या रुख करती हैं। इसी दौरान देश के तमाम हिस्सों में तापमान समुद्र तल के तापमान से अधिक हो जाता है, जिसके हाई टेम्परेचर के साथ लो प्रेशर का निर्माण होता है और तब मानसून को ये अट्रैक्ट करते हैं। परंतु सिद्धांत के क्रियाविधि से कंसल्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हम सीधे चलते हैं वहीं पर। मानसून की उत्पत्ति क्रियाविधि। मानसून की उत्पत्ति उतनी समान नहीं है जितनी हम समझते हैं, इसलिए इस संदर्भ में दिए गए सिद्धांतों में पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य है। 23 मार्च के पश्चात अर्थात 23 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, सूर्य उत्तरायण होता है, तब भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से मध्यवर्ती मैदान एवं थार का मरुस्थल अत्यधिक गर्म हो जाता है। अप्रैल के महीने में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस या कई बार उससे अधिक भी हो जाता है। इस परिस्थिति में विषुवत रेखा की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान व्याप्त हो जाता है। ध्यान रखना है हमें। यानी अगर हम थोड़ा सा मानचित्र की सहायता से इसको समझने का प्रयास करें तो अगर विषुवत रेखा ये है, यहाँ पर अगर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो भारत के उपमहाद्वीप पर इस समय 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अर्थात यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, इसकी तुलना में यहाँ पर लो टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर से वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर जाती है तो जनरली लो प्रेशर का निर्माण होता है, और लो टेम्परेचर से वायु शीतल होती है, भारी होती है तो नीचे बैठती है, जिससे हाई प्रेशर का निर्माण होता है। ये सामान्य अवधारणा है, मैंने रिपीट कर दिया सॉरी। तो उच्च तापमान व्याप्त हो जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है, ध्यान रखिएगा, व्हाट वी फेल्ट नॉट एग्जिस्टिंग नॉट अकरिंग, जिसके कारण ऐसा लगता है कि निम्न भार निर्मित होगा। यानी उच्च तापमान के साथ निम्न भार अर्थात लो प्रेशर भी निर्मित होगा, जिससे विषुवत रेखीय सागरीय क्षेत्र की तुलना में निम्न ताप एवं उच्च भार होगा। अर्थात यहाँ पर हाई प्रेशर होगा और यहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मानसून का प्रवाह होगा, इसे हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी को फॉन ने भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, परंतु ये इतना सिंपल नहीं है, वरना मानसून का जन्म अप्रैल के महीने में ही हो जाता। जिसके कारण अब देखिए यहाँ पे निर्मित होगा, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून का जन्म होगा, परंतु ऐसा नहीं होता। अर्थात कुछ और भी है जो इससे ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा गहन है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में ज़्यादा निर्णायक भी है। पछुआ जेट स्ट्रीम के प्रवाह के कारण मध्यवर्ती मैदान में उच्च ताप तो निर्मित होता है, परंतु निम्न भार निर्मित नहीं हो पाता। ध्यान रखना है हमें। यानी
ये हाई टेम्परेचर तो बनेगा परंतु ये लो प्रेशर नहीं बनेगा। तो आखिर हाई टेम्परेचर बनने के बावजूद लो प्रेशर क्यों नहीं बनता? और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, लो प्रेशर की ओर ही हवा का प्रवाह होता है, हाई टेम्परेचर से वायु के प्रवाह का कोई मतलब नहीं है सतह पर, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के अंतर्गत। अर्थात जब तक लो प्रेशर नहीं बनेगा तब तक मानसून की उत्पत्ति भी नहीं होगी। अब ये ध्यान रखना है आपको, पछुआ जेट स्ट्रीम जो वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, उसी की वजह से हाई टेम्परेचर तो बना हुआ है परंतु लो प्रेशर नहीं बन पाता। प्रवाह कारण मध्यवर्ती मैदान में उच्च ताप तो निर्मित होता है, यानी हो चुका है, परंतु निम्न भार निर्मित नहीं हो पाता, क्योंकि जो वायु गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती है, अर्थात जो एयर गर्म यानी वार्म हुई वो हल्की होगी क्योंकि उसका वॉल्यूम फैल जाता है, हल्की होकर ऊपर उठती, वह पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण से नहीं ऊपर उठ पाती, यानी पछुआ जेट स्ट्रीम ही उसे ऊपर उठने से रोक देता है। अतः सतह पर उच्च ताप का निर्माण तो हुआ है परंतु निम्न भार निर्मित नहीं हो पाया है, जिसके कारण उच्च ताप के बावजूद निम्न भार का निर्माण नहीं हो पाता। अर्थात इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति में उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम नकारात्मक भूमिका निभाता है। उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम नकारात्मक भूमिका निभाता है। अब ये कई जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा, हालांकि मैं अद्यतन ही पढ़ा रहा हूँ, परंतु इसके लिए स्पेशल तौर पे मैंने पिक्चर बनवाया है जिससे आपकी क्लैरिटी जो अंडरस्टैंडिंग है और बेहतर होगी। देखिए इसको, ये भारत की भूमि है, 3 डायमेंशनल पिक्चर है। यहाँ पर अप्रैल के महीने में ही सपोज कीजिए अगर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया तो वायु बहुत तेज़ी से गर्म होगी, गर्म होकर के ऊपर जाएगी, क्योंकि गर्म वायु हल्की होती है। ये देखिए ब्लैक पिक्चर मतलब एरो जो वायु के गर्म होकर के ऊपर जाने की बात बता रहा है, और ये जो है यही है उपोष्ण पछुआ जेट। ये जो ब्लैक चल रहा है यही है उपोष्ण पछुआ जेट। ये शीतल है, प्रचंड है, यानी बहुत मजबूत है, इसलिए गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाओं को ऊपर उठने नहीं देता, बल्कि चूंकि शीतल है यानी कोल्ड है तो स्ट्रांग होगा ही, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस हाई प्रेशर भी होगा, तो यहाँ से वायु के कुछ कण नीचे उतर भी जाते हैं। अर्थात हाई टेम्परेचर तो यहाँ होगा परंतु लो प्रेशर बनने नहीं देगा। कौन नहीं बनने देगा? ये पछुआ जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। अर्थात लो प्रेशर क्यों नहीं बन पाता ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए फॉन के तापीय विषुवत रेखा सिद्धांत से इसकी व्याख्या संभव नहीं है। यहाँ पे हमें उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम को या पूर्व जेट स्ट्रीम को शामिल करना ही होगा। इसीलिए कई बार आप देखते हैं मानसून पहले भी आ जाता है, कई बार मानसून देर से भी आता है। इन दोनों के क्रियाविधि यानी आने और विलंब होने या पहले आने के क्रियाविधि में जेट स्ट्रीम की भूमिका है, जिसमें 2 जेट स्ट्रीम उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम ने अप्रैल के महीने में यहाँ तक कि 10 मई तक मानसून को उत्पन्न क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि हाई टेम्परेचर तो है परंतु लो प्रेशर नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जो वायु गर्म होकर हल्की होकर लंबवत ऊपर उठने का प्रयास करते हैं उसे पछुआ जेट स्ट्रीम रोक देता है, साथ में कुछ वायु को या वायु पुंजों को नीचे डिसेंड कराता है, गिराता है, जिससे प्रेशर घटने नहीं पाता, यद्यपि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अर्थात हाई टेम्परेचर के बावजूद लो प्रेशर नहीं बन पाता, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति नहीं हो पाती। उम्मीद कर रहे हैं ये क्रियाविधि आपको सिंपली समझ में आया होगा कि उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम की भूमिका क्या है। फॉन ने इस प्रकार के किसी क्रियाविधि की चर्चा नहीं की है, ध्यान रखिए। परंतु अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के प्रथम सप्ताह में तिब्बत का पठार, ये यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में 2 बार आ भी चुका है। तिब्बत का पठार एवं मध्य एशियाई पठार अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पठारी क्षेत्र से वायु तेजी से गर्म और हल्की होकर लंबवत ऊपर उठती है, जिसे साइबेरियाई उच्च भार के हवाओं का प्रवाह समर्थन देता है, यानी साइबेरिया से उनकी आपूर्ति भी होती है उस लो प्रेशर की ओर। इसके कारण तेजी से ऊपर उठकर वे पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण करते हैं, यानी मई के प्रथम सप्ताह तक पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। निर्मित होगा।
मई के प्रथम सप्ताह तक पूरी स्ट्रीम का निर्माण निर्मित होगा। ठीक है। पूरी स्ट्रीम के विकसित या निर्मित होते ही पछुआ स्ट्रीम अपने मूल स्थान से उत्तर तथा दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाता है। इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर, और बिल्कुल भारत के उपमहाद्वीप अर्थात एक तिब्बत के पठार के उत्तर से और दूसरा एक विषुवत रेखा के आसपास या उसके दक्षिण से प्रभावित होने लगते हैं। केवल दक्षिण एशिया में वो भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से प्रवाहित नहीं होते, अर्थात पूर्वी स्ट्रीम के जन्म लेते ही, उसके विकास विकसित होते ही पछुआ स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप से प्रवाहित होना बंद कर देता है। उसकी एक शाखा उत्तर की ओर, दूसरी शाखा दक्षिण की ओर विस्थापित होकर प्रभावित होती है। उसके हटते ही उच्च तापमान तो पहले ही था, निम्न भार का निर्माण हो जाता है। अब इसको ही पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे, लेकिन पहले पढ़ लें इसको। इसी कारण मध्यवर्ती मैदान एवं थार के मरुस्थल में उच्च तापमान के साथ साथ निम्न भार का निर्माण भी हो जाता है। चूंकि पूर्वी स्ट्रीम की एक शाखा अरब सागर के विषुवत रेखीय क्षेत्र में अवतलित होती है, दैट डिसेंड्स, जिसके कारण अरब सागरीय विषुवत रेखीय क्षेत्र तुलनात्मक रूप से और अधिक उच्च भार का में परिवर्तित हो जाता है। तत्पश्चात उसी विषुवत रेखीय क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवाह होता है। इनकी तुलना हम सागरीय वायु से भी कर सकते हैं। अब इसको पिक्चर के माध्यम से आप देखिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी। यह देखिए, ये तिब्बत के पठार, हमने पहले वाले पिक्चर में दिखाया था आपको, भारत से वायु गर्म होकर जा रही है, जिसको कि पछुआ जेट ऊपर उठने से रोक देता है, जिसके वजह से उच्च तापमान के बावजूद निम्न भार निर्मित नहीं हो पाता। अब देखिए, ये तिब्बत का पठार गर्म हुआ, गर्म होकर के वायु ऊपर गई, यही है ईस्टर्ली जेट, पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये यहाँ चक्कर लगा रही है, ऑलमोस्ट तिब्बत के पठार से लेकर के विंध्यन के दक्षिण तक ऊपर। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, इसको आप महसूस समझिए। वो चक्कर लगाता हुआ एक शाखा उसकी ऐसे मूव करती है। यही ये पूर्वी स्ट्रीम यहाँ पे किस प्रकार से निर्मित हुआ, यह भी आपको समझ में आया होगा। और ये जो पछुआ जेट स्ट्रीम है, उपोष्ण पछुआ, ये तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थापित हो जाता है। यानी अगर इसको हम ऐसे देखें, यहाँ एक पिक्चर बना रहा हूं मैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये हमारा हिमालय है। तो जे स्ट्रीम की जो शाखा है, थोड़ा कलर चेंज करके बनाते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जो उपोष्ण पछुआ जे स्ट्रीम है, वो किरथार के पहले से ही एक शाखा उसकी ऐसे हो जाती है, और यहीं से दूसरी शाखा विषुवत रेखा के उत्तर से या दक्षिण से प्रभावित होती है। फिर ये दक्षिण पूर्व एशिया में या उसके आगे आपस में मिल भी जाते हैं। अर्थात जैसे मानसून की उत्पत्ति के लिए ही उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम ने अपना स्थान बदला हो, ऐसा लगता है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि भारत की जलवायु से लेकर के अधिकांश चीज़ों पर ईश्वरीय प्रभाव स्पष्ट है। ये उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम है। हालांकि ईश्वरीय के बजाय हम विज्ञान पर ध्यान देंगे। और यहाँ से जो पूर्वी स्ट्रीम है, उसकी एक शाखा यहाँ पे आती है, वो तो आपको आगे दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वी जेट स्ट्रीम के जन्म लेते ही आखिर पछुआ जेट स्ट्रीम क्यों अपने स्थान से हट जाता है। क्योंकि या तो पछुआ जेट स्ट्रीम पूर्वी को दबा देगा, उस परिस्थिति में मानसून का निर्माण नहीं हो पाएगा, और या पूर्वी जेट स्ट्रीम उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम को उसके क्षेत्र से हटा देगा, तब उच्च तापमान के साथ साथ निम्न भार का निर्माण भी हो जाएगा। अर्थात इसके होते ही हाई टेम्परेचर प्लस लो प्रेशर का निर्माण भी हो जाता है। इसी की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवाहित होने लगता है। ये सबसे सामान्य और सरल, साथ में अति वैज्ञानिक और स्वीकार्य एक्सप्लेनेशन है, उसका विश्लेषण है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। इसको इस तस्वीर से देखिए, ये पूर्वी स्ट्रीम है, इसकी दूसरी शाखा यहाँ पे गिरी, जो मैंने आपको बताया था विषुवत रेखा के आसपास। अब इसको इस पिक्चर समझिएगा, और ज़्यादा बेहतर प्रकार से आपको समझ में आएगा। एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए, ये तिब्बत के पठार से, टीपी मतलब तिब्बत का प्लेट्यू है, वायु गर्म और हल्की होकर ऊपर गई। यहाँ आपको दिख रहा है ब्लैक एरो से। यही यहाँ से इस प्रकार से घूमती हुई फिर वापस अपने स्रोत क्षेत्र में आ गई। इसी के वजह से
उपोष्ण पछुआ स्ट्रीम दो भागों में या दो शाखाओं में बढ़कर प्रभावित होता है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से प्रभावित होना बंद कर देता है। यानी इसी शाखा की वजह से ये पूर्वी स्ट्रीम की जो पहली शाखा है जो चक्रीय रूप से प्रभावित हो रही है, इसके वजह से जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम है भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से विशेष तौर पे मध्यवर्ती मैदान और थार के मरुस्थलीय क्षेत्र से हट जाता है, विस्थापित हो जाता है। साथ में उसकी दूसरी शाखा आपको दिख रहा होगा विषुवत रेखीय क्षेत्र पर अवतलित हो रही है। तो यहाँ पर बिना ताप घटे दाब और बढ़ जाता है और तब यहाँ पर लो टेम्परेचर और साथ में हाई प्रेशर और यहाँ पर हाई टेम्परेचर के साथ लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। इसी लो प्रेशर को मानसूनी गर्द कहते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। गर्द का मतलब होता है लो प्रेशर और कटक या पर्वत का मतलब होता है जलवायु विज्ञान में हाई प्रेशर। अब देखिए ये वायु यहाँ से गर्म होकर लंबवत ऊपर उठने लगी। फिर से कलर चेंज करते हैं तो और भी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा आपका। ये वायु यहाँ से गर्म होकर के ऊपर उठने लगी। जब ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर बनेगा और ध्यान रखना है आपको, ये दूसरी शाखा में शामिल होकर यहाँ जाकर के गिरती है और तब भारत की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवाह होता है। यही भारत की ओर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवाह होगा, यही है दक्षिण पश्चिम मानसून। ध्यान रखना है। फिर से यहाँ आएगी, पर्वतीय बाधा से ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद फिर जाके उसे मिल जाएगी, क्योंकि जब वर्षा करा देगी तो ड्राई हो जाएगी। यानी इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम लोग, ये भारत में आती है, पानी पटाती है यानी पानी देती है, वर्षा कराती है, जब शुष्क हो जाती है फिर से जाकर के उसमें मिल करके नीचे अवतलित होती है, फिर से पानी लेती है और आती है। अब ध्यान रखिएगा, एक सर्कल यहाँ बन रहा है चक्रीय प्रवाह और एक खासकर सर्कल यहाँ बन रहा है। इन दोनों के बीच में ही बनता है मानसूनी गर्द अर्थात मानसूनी लो प्रेशर। और यही है पूरे मानसून की क्रियाविधि। अर्थात पूर्वी स्ट्रीम जब जन्म लेता है तो उपोष्ण पछुआ स्ट्रीम को भारतीय उपमहाद्वीप से विस्थापित कर देता है। उसके विस्थापित होते ही उच्च तापमान के साथ निम्न भार का निर्माण भी हो जाता है। उसी निम्न भार के निर्माण की प्रक्रिया के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवाहित होता है और यही दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 80% वर्षा कराता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये वाकई ऊपर की उठ रही है, एक तो निम्न भार का निर्माण हुआ, साथ में पर्वतीय बाधा की वजह से वो ये ऊपर जाती है और पर्वतीय बाधा की वजह से जब धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो शीतल होगी, संतृप्त होगी और वर्षा कराएगी। अब ये पूरे वर्षा का जो क्रियाविधि है या वर्षा का जो स्वरूप है, वर्षा का प्रकार है, ये अन्य क्लासेस में मैंने लिया हुआ है, बताया हुआ है। आप उसको भी देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे पूर्वी स्ट्रीम की भूमिका क्या है मानसून को निर्मित करने में, पछुआ स्ट्रीम की भूमिका क्या है मानसून को निर्मित नहीं होने देने में, ये दोनों ही फैक्टर्स आपको इस स्पेशल पिक्चर से समझ में आया होंगे जो स्पेशली आपके लिए बनवा करके मैंने प्रस्तुत किया है। ये किताबों में मिलता है। ये पूर्वी स्ट्रीम का ये मैकेनिज्म जो यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर में, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, उसी को इस प्रकार से भी लोग बनाते हैं। और यहाँ बीच में देखिए मानसूनी गर्द। परंतु इन पिक्चर से स्टूडेंट्स को समझ में कुछ नहीं आता। यही है साउथ वेस्ट मानसून, इसलिए मैंने उसको व्यवहारिक तौर पे बनाया है। आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तो ये पिक्चर जो वर्टिकल है, ओवरऑल भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रकार से भारत में आता है, वर्षा कराने के बाद फिर से क्यों ऊपर जाता है, फिर पूर्वी स्ट्रीम के प्रवाहित होने वाले दूसरी शाखा में शामिल होकर हिंद महासागर के अरब सागरीय क्षेत्र के विषुवत रेखीय क्षेत्र पर अवतलित होता है। और फिर यहाँ पे इसको देखिए, ये वाला, ये जो नीचे आ रहा है, यही ये वाला शाखा है। तो भारत के मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति में उपोष्ण पछुआ स्ट्रीम की भूमिका क्या है, उपोष्ण पूर्वी स्ट्रीम की भूमिका क्या है, ये दोनों ही बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप आगे कर सकते हैं। फिलहाल लोग और आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं, उपशाखाएं, ये एल नीनो से कंसर्न है। नॉर्मल कंडीशन ये होता है, इसको हम बोलते हैं वॉकर सेल, वॉकर सेल, इसको बोलते हैं हैडली सेल। लेकिन स्टूडेंट्स ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पिक्चर बस मतलब दिखा दिया आपको। ये एल नीनो कंडीशन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एल नीनो कंडीशन जो नहीं नॉर्मल कंडीशन है उसमें देखिए ये वायु यहाँ पे पेरू के तट पे उतर रही है और एल नीनो कंडीशन में ये ऊपर जा रही है, अर्थात ये वॉकर सेल उल्टा हो जाता है, परंतु ये आगे
दूसरे क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए भारत के मानसून की शाखाएं, ये दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है बंगाली खाड़ी शाखा और दूसरी शाखा है अरब सागर शाखा। ये अरब सागर है, इसलिए जो वायु इधर से भारत की ओर जाती है या भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जाती है उसे हम अरब सागर की शाखा कहते हैं, और जो बंगाल खाड़ी होती हुई जाती है उसे हम बंगाल की खाड़ी शाखा कहते हैं। फिर दोनों की चार चार उपशाखाएं हैं, उन्हें देखते हैं। ये देखिए बंगाली खाड़ी शाखा, जो पहली शाखा है इसे कहते हैं अंडमान शाखा। 15 मई को अंडमान निकोबार में इस दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रथम वर्षा होती है, जिसे आउटब्रस्ट ऑफ मानसून अर्थात मानसून का फटना भी कहते हैं। और भारत में, चूंकि अंडमान निकोबार भारत का ही भाग है, इसलिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रथम वर्षा 15 मई को ही होती है। ये दूसरी शाखा म्यांमार शाखा है, यानी बंगाल खाड़ी शाखा की दूसरी शाखा म्यांमार शाखा है। या म्यांमार के साथ साथ हम दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जैसे राष्ट्रों में जो शाखा पहुंचकर वर्षा कराती है उसे ही हम म्यांमार शाखा कहते हैं। जो तीसरी शाखा है इसे हम मुख्य शाखा कहते हैं। यही भारत की, ये मुख्य देखिए मुख्य भूमि शाखा, ये भारत के मेन एरिया को कवरअप करता है। ये चूँकि पूर्वी घाट पहाड़ियाँ कटी फटी हैं, इसलिए भारत के अधिकांश आंतरिक भागों में वर्षा कराता है। वर्षा के वितरण के लिए भी अलग से मानचित्र बनवा रखा है। और ये चौथी शाखा है जो बांग्लादेश और मेघालय के पठार तक जाती है, यानी यही चार उपशाखाएं हैं। पहली शाखा अंडमान निकोबार की शाखा, दूसरी म्यांमार के दक्षिण पूर्व एशिया की शाखा, तीसरी मुख्य भूमि की शाखा और चौथी मेघालय शाखा। मेघालय शाखा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेघालय ही भारत में है, बांग्लादेश भारत में नहीं है, यद्यपि इसे बांग्लादेश या मेघालय शाखा दोनों ही नाम दे सकते हैं। लेकिन ये मुख्य भूमि की शाखा ही भारत में 80% एरिया को कवरअप करता है, ध्यान रखना है। बाकी से केवल 20%, 80 से ज़्यादा भी आप कह सकते हैं, 15 या 20% ही कवरअप होता है। तो आगे बढ़ते हैं अरब सागर की शाखा की ओर। इसकी भी चार उप शाखाएं हैं। पहली शाखा को कहते हैं पश्चिमी घाट की शाखा। चूँकि पश्चिमी घाट पहाड़ी है इसलिए इसको आप ऐसे देखिए, पश्चिमी घाट पहाड़ी ऐसे है और ये है अरब सागर। तो यहाँ से जब वायु ऊपर जाती है तो ऊपर उठ करके इस तरफ वर्षा ज़्यादा कराती है। ये तो हो जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया, ठीक है। तो इस ओर देखिए वर्षा बहुत कम होती है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में जो वर्षा कराने वाली शाखा है उसे हम पहली शाखा कहते हैं। इसलिए पश्चिमी घाट के पश्चिम में कम से कम वर्षा 200 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। लेकिन ये भी घटने क्रम में केरला में 300 सीएम है, कर्नाटका के पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में 250 सीएम है, महाराष्ट्र और गोवा में 200 से 225 सीएम है। लेकिन जैसे हम इधर आते हैं, मुंबई और पुणे में हार्डली दूरी 180 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन मुंबई में अगर वर्षा 200 सीएम है तो पुणे में केवल 65 सीएम है, बिकॉज ये एक रेन शैडो इलाका है। ये मान लो पुणे है, ये मान लो मुंबई है, यहाँ पे वर्षा 200 सीएम वार्षिक है, तो यहाँ वर्षा केवल 65 सीएम वार्षिक है। आप समझ सकते हो, इसी पर्वत के अवरोध की वजह से पुणे में रेन शैडो इलाके का निर्माण हुआ, जिससे मात्र वर्षा 65 सीएम ही हो रही है। तो पहली शाखा पश्चिमी घाट की पश्चिमी शाखा है। जो दूसरी शाखा है वो मध्य भारत की शाखा है। अब ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था कि जब मानसूनी पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ती हैं तो धीरे धीरे शुष्क होती जाती हैं, जिसकी वजह से वर्षा की मात्रा घटती जाती है। ये ट्रेंड आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। परंतु छत्तीसगढ़ एक ऐसा एरिया है जिसके पश्चिम में भी वर्षा कम है और पूर्व में भी वर्षा कम है। देखिए, इसके पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उन इलाकों में मैक्सिमम वर्षा 70 से 80 सीएम ही होती है। साथ में उड़ीसा का इलाका, यहाँ भी वर्षा 70 से 80 सीएम ही होती है। परंतु इस छत्तीसगढ़ में 100 सीएम वर्षा होती है, 100 सीएम। ऐसा क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ में 100 सीएम वर्षा होती है? तो दोनों मानसून की शाखाएं, यानी बंगाल खाड़ी शाखा और साथ में जो अरब सागर खाड़ी शाखा है, ये दोनों ही आकर के छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में वर्षा उड़ीसा की तुलना में, साथ में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तुलना में ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ पे चावल की खेती भी ज़्यादा होती है। और पठारी क्षेत्र के अंतर्गत इसे धान का कटोरा
अर्थात राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ वर्षा की मात्रा क्यों ज़्यादा है यह भी समझ में आ गया होगा। साथ में पंजाब में भी वर्षा की मात्रा 80 सीएम है, जबकि हरियाणा में भी 80 सीएम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 80 सीएम है, क्योंकि पंजाब में ये दोनों शाखाएं आकर के मिल जाती हैं, इसलिए यहाँ पर भी वर्षा की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। एनीवे, तो पहली शाखा थी पश्चिमी घाट की पश्चिमी शाखा, दूसरी शाखा है मध्य भारत की नर्मदा शाखा। ये जो मध्य भारत में प्रवेश करती हैं वो नर्मदा और ताप्ती भ्रंशों के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती हैं। यदि ये भ्रंश नहीं होते तो इन आर्द्र पवनों का आगे बढ़ना मुश्किल होता, इसीलिए छत्तीसगढ़ में वर्षा ज़्यादा होती है। जो तीसरी शाखा है वो है पश्चिमी राजस्थान की शाखा। यही आगे बढ़ करके पंजाब में, हरियाणा में, विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश के मसूरी आदि में या कश्मीर में भी वर्षा कराते हैं। मसूरी में वर्षा 180 से 200 सीएम वार्षिक है। कश्मीर वैली में भी वर्षा काफ़ी अधिक होती है। उसका मूल कारण इसी पश्चिमी राजस्थान की शाखा से है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में कोई पर्वतीय अवरोध नहीं मिलता, इसलिए वर्षा की मात्रा 50 सीएम वार्षिक से कम है। इसलिए पश्चिमी राजस्थान अरावली के जो पश्चिम का क्षेत्र है वो मरुस्थलीय जलवायु का क्षेत्र है। परंतु पंजाब का खास करके जो तराई का क्षेत्र है या पंजाब जो दक्षिणी भाग भी है, वो हिमालयी बाधा की वजह से वहाँ पवनें ऊपर उठती हैं और वर्षा की मात्रा बढ़ने लगती है। परंतु जब बाधा ज़्यादा ऊंची हो जाए, यानी बाधा जब ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, प्रभावी हो जाए, तो वर्षा की मात्रा बढ़ने लगेगी और मिडिल हिमालय पर कश्मीर वैली या कश्मीर घाटी के साथ साथ शिमला, मसूरी, ये सारे क्षेत्र हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्षा एनी हाउ 150 सीएम वार्षिक से अधिक होती है। और जो चौथी शाखा है अर्थात तीसरी शाखा है पश्चिमी राजस्थान की शाखा। जो चौथी शाखा है गुजरात की शाखा है। गुजरात में भी गिर पहाड़ी या गिर पर्वत के अलावा, पहाड़ी है वैसे यहाँ पे है, के अलावा कोई पर्वतीय बाधा नहीं है, इसलिए गुजरात की ये शाखा भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं करा पाती। ये फिर जा कर के पश्चिमी राजस्थान वाली शाखा में ही मिल जाती है आगे। परंतु पाकिस्तान में भी ज़्यादा वर्षा नहीं हो पाती, चूँकि पाकिस्तान में जो पर्वतीय बाधा है वो सुलेमान पर्वत का इस प्रकार से है, तो जो पवनें ऐसे पैरेलल जाती हैं वो आगे ही बढ़ती जाती हैं। अतः पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में तो वर्षा पर्याप्त हो सकती है, परंतु जो थार का मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ वर्षा पर्याप्त नहीं होती। और जो पवनें बंगाली खाड़ी शाखा वाली ऐसे आगे बढ़ती हैं वो लगभग जुलाई के अंतिम सप्ताह में पूर्वी पाकिस्तान में वर्षा कराती हैं। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय ही है, वहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक नहीं होती, यानी कम होती है। परंतु औपनिवेशिक युग में वहाँ पे नहरों का व्यापक और विस्तृत जाल बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा ही। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं, इसलिए पाकिस्तान में कई ऐसे फसल या हरित क्रांति जैसा माहौल है जिससे कृषि वहाँ की पूर्वी पाकिस्तान में थोड़ी बेहतर है। एनीवे, तो मानसून की जो ये दोनों शाखाएं हैं, दोनों शाखाओं की जो उपशाखाएं हैं, इनका प्रभाव है वो आपको डिटेल में समझा दिया गया। अब देखिए वर्षा की मात्रा को, तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के क्षेत्रों में हालांकि 200 सीएम लिखा हुआ है, 175 से 200 सीएम रखिए आप वर्षा। यहाँ बिहार में आएंगे तो पश्चिमी बिहार में 150 सीएम, लेकिन पूर्वी बिहार में 125 सीएम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 सीएम। इसके पूरे तरीके से आप मैप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए डिटेल में, चूँकि जो मैप बुक्स में होते हैं उनसे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि ये आखिर मैप कहना क्या चाह रहा है, तो मैंने डिटेल में मैप के स्टेट वाइज, एरिया वाइज, रीजन वाइज कितना सेंटीमीटर वर्षा होगी, क्यों होगी, ये आपको बता ही दिया गया, ये दिया हुआ है। तो वर्षा की मात्रा को देखिए तो पूरब से पश्चिम की ओर ये क्रमशः घटने क्रम में है। और अरावली के जो पश्चिम का इलाका है 50 सीएम से कम होगा, लेकिन जो राजस्थान का मेन मरुस्थली है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में, या जो गंगानगर जिला है, हालांकि हरित क्रांति का जिला है वो क्षेत्र है वो, वहाँ पे वर्षा 25 से 30 सीएम वार्षिक ही होती है। लेकिन ध्यान रखना है भारत के जो थार का मरुस्थल है वो विश्व का सबसे आर्द्र मरुस्थल है, यानी मरुस्थल तो है परंतु सबसे आर्द्रतम है, क्योंकि यहाँ पर किसी शीतल जलधारा का प्रभाव नहीं है, बल्कि विश्व के अन्य मरुस्थलों में जो उष्ण मरुस्थल हैं वहाँ कोई ना कोई शीतल जलधारा प्रवाहित होती ही है। ये क्लियर हो गया। अरुणाचल प्रदेश का ये इलाका केवल 175 सेंटीमीटर होगा, ना कि 200 सेंटीमीटर। बाकी नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश इलाकों में, असम में 150-75 दिख ही रहा है आपको, लगभग 200 सीएम वर्षा ही होती है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और असम को छोड़ दें तो बाकी क्षेत्रों में सदाहरित वनस्पति का विकास हो सका है। तो यहाँ पे वर्षा के घटने का जो ट्रेंड है, केरला में 300 सीएम,
मुंबई या गोवा में 200 सीएम, बीच में आ जाएगा 250 सीएम। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा घट रही है। यहाँ पर भी 100 सीएम है, यहाँ 90 सीएम होगा, यहाँ 70 सीएम होगा, यानी यहाँ भी दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। साथ में देखिए 100 सीएम, 80 सीएम, 65 सीएम, यानी इस ट्रेंड पर भी वर्षा की मात्रा घटी रही है। और अगर आप इस प्रकार से सरलतम प्रकार से परंतु इंटेंसिव होकर के कंसेप्ट को, अवधारणा को प्राप्त करते हैं, तो चूंकि भारत में मानसून जीवन रेखा है, कृषि को सीधे तौर पे प्रभावित करता है, इसलिए आप कृषि का स्वरूप कैसा होगा, किस प्रकार के फसलों को बोया जाएगा और उन फसलों के आधार पे वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, उन सभी चीज़ों को बहुत शानदार प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये वर्षा की मात्रा को देखिए, साथ में तिथि को ही मैंने बनवा करके दे दिया है। ये देखिए, जैसे 15 मई को अंडमान निकोबार है, 1 जून को तिरुवनंतपुरम होगा, 5 जून को वेस्ट बंगाल दिख रहा है आपको, 10 जून को बिहार और साथ में झारखंड भी, 15 जून को पश्चिमी बिहार, 20 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश, 25 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 30 जून या 1 जुलाई को दिल्ली में मानसून प्रवेश करता है। ये सोचिए आप कितना आसान है। 30 जून या 1 जुलाई को हम हमेशा सोचते हैं मानसून आ नहीं रहा है, मानसून विलंब कर रहा है। ये इसकी नियत तिथि है, फिक्स है, 10 वर्षों के औसत से निकाला जाता है तिथि। लेकिन साथ में कई बार मानसून पहले आता है, जैसे इस बार मानसून 6 से 7 दिन पहले आया था। लेकिन ध्यान रखना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही पहले आया था, उसके बाद मानसून ने विलंब किया, अर्थात दिल्ली में मानसून लगभग 8 से 9 दिन विलंब से पहुंचा था, जबकि वर्ष लानिनो का वर्ष था। अब चूंकि शॉर्ट में वीडियो बना करके आपको मानसून की क्रियाविधि हम समझा रहे हैं, अदरवाइज मानसून का जो प्रभाव है, जिसपे इकोनॉमिक सर्वे में भी 2 चैप्टर्स होते हैं, ताकि आप उसको समझिए कृषि पर इसका क्या प्रभाव होगा। विशेष तौर पे ये कोविड-19 का समय चल रहा है और अर्थव्यवस्था जहां हमारी अधिकांश सेक्टर्स नेगेटिव जा रहे हैं, वहां एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर एक्सेप्ट माइनिंग, खनन को छोड़ दें तो प्राथमिक सेक्टर ही पूरी तरह से लाभ में है। अर्थात ये जहां हर सेक्टर हमारा साथ छोड़ रहा है, यानी कमज़ोर हुआ है, नेगेटिव हुआ है कोविड-19 के कारण से, वहीं कृषि और पशुपालन ने तेजी दिखाया है, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था को संभालने वाले फैक्टर्स के तौर पे साबित हुए हैं। अच्छी बात यह है कि कोविड-19 के समय लीनो नहीं आया, कोविड-19 के समय लानिनो आया, अर्थात वर्षा पर्याप्त हुई और उसके प्रभाव से हमारे यहाँ धनधान्यता भी तेजी से बढ़ी। इसीलिए मतलब इस वर्ष के मानसून के प्रभाव से कृषि सकारात्मक हुआ, तो कम से कम अर्थव्यवस्था के कुछ पक्ष तो सकारात्मक हो ही गए, बल्कि बेहतर प्रकार से हुए। तो आप ये डेट देखिए, ये 30 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के आसपास ये पाकिस्तान पहुंचता है, अर्थात पहुंचते ही ये वापस भी आने लगता है। आप ये कंसेप्ट जान लीजिए, जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है वहीं से मानसून सबसे पहले रिट्रीट होता है, उसको कहते हैं मानसून का निवर्तन। यानी सबसे लास्ट में ये तमिलनाडु या तिरुवनंतपुरम या अंडमान निकोबार में, क्योंकि मानसून जो लौटेगा, देखो यहाँ पहले पहुँचा तो लौटेगा जब ना, तो सबसे पहले इसी को छोड़ेगा ना। इसीलिए पाकिस्तान, जिन्ना साहब को ये शायद पता नहीं था कि सड़ा गला पाकिस्तान केवल रिसोर्स के तौर पे ही नहीं, वर्षा की प्रक्रिया, कृषि, उसके स्वरूप और ओवरऑल उससे संबंधित धन धान्यता यानी प्रोस्पेरिटी से भी हम अगर तुलना करें तो पाकिस्तान से भारत काफ़ी आगे था, आगे है और आगे रहेगा भी। हमें केवल अपने संसाधनों को समुचित प्रकार से, सुव्यवस्थित प्रकार से एक श्रेष्ठ प्रबंधन के अंतर्गत नियोजित करने की आवश्यकता है। तो आपके याद करने के लिए विशेष तौर पे मैप्स बनवाए गए स्टूडेंट्स, आप देखिए, इसको समझिए। अब देखिए, ये मैप पुस्तकों में मिलता है, जहाँ 0 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 100 सेंटीमीटर, देखो स्टूडेंट्स ये याद नहीं होता, इसीलिए मैंने ये मैप स्पेशली बनवा दिया है। ये मैप आपको देखते ही याद हो जाएगा। ऐसे तमाम मैप्स मेरे क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, ये नॉर्थ ईस्ट में वृष्टि छाया प्रदेश क्यों बना, तो ये गारो खासी जयंतिया हिल्स है, ये बेसिकली कीपाकार आकृति के हैं ऐसे, फिर यहीं से ये दूसरा शुरू हो जाएगा और फिर यहीं से ये तीसरा शुरू हो जाएगा। अर्थात इस रेंज में जो मानसूनी पवनें जाएंगी उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो लगभग अपने पूरे आर्द्रता को, अब देखो सागर से दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग आर्द्रता को यही वर्षा के रूप तौर पे प्रस्तुत करा देंगे, जिससे 1100 सीएम वार्षिक वर्षा यहाँ होती है।
ये विश्व का दूसरा सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है। और ये जो असम का क्षेत्र है ये रेन शैडो इलाका है। हालांकि असम में अगर यहाँ पे गारो खासी जयंतिया नहीं होता तो असम का ये क्षेत्र पूरा का पूरा बाढ़ और भी ज़्यादा बाढ़ग्रस्त होता। भारत में तो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त है ही है, भारत में और भी ज़्यादा होता। तो असम का वृक्षछाया प्रदेश में परिवर्तित होना असम के विकास के लिए, असम के कृषि के विकास के लिए, जनसंख्या के अधिवास के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर है। आप ध्यान रखिएगा, मेघालय क्षेत्र में आज भी रेलवे का 1 किलोमीटर विकास नहीं हो पाया है। वर्षा इतनी ज़्यादा होती है कि रेलवे लाइन्स का विकास करना काफ़ी कठिन है। औपनिवेशिक काल के बाद भारत सरकार प्रतिबद्ध है प्रत्येक क्षेत्रों के विकास के लिए। देखिए कश्मीर में या भारत के अन्य किसी भी सुदूरतम क्षेत्रों में जो पहाड़ी भी हैं, खर्चीला होता है बनाना, फिर भी भारत सरकार बना रही है, राज्य सरकारें भी विकास कर रही हैं। परंतु मेघालय में नहीं बनने का कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा मेंटेनेंस पे भी आएगा। इसलिए बस का विकास, खासकर वॉल्वो बस का विकास बहुत बेहतर प्रकार से मेघालय में हुआ है। परंतु यहाँ वर्षा ज़्यादा क्यों होती है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात उनका कीपाकार आकृति वहाँ अत्यधिक वर्षा का कारण है। अब देखो लौटते मानसून से वर्षा। अब लौटते मानसून से भी वर्षा की जो क्रियाविधि है उससे पवन तंत्र को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते। लेकिन लौटते मानसून के समय जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ वायु का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, आपको दिख रहा होगा। परंतु हरियाणा और पंजाब में ये पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। परंतु ध्यान रखना है, फिर ये चूंकि बेसिकली ये मानसून नहीं है, लौटता मानसून ये है, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, ठीक है। परंतु भारत के भूमि पर लौटते मानसून के समय वायु की दिशा किस प्रकार से होती है, ये इन्फॉर्मेशंस को मैंने बना दिया है। बुक्स में ऐसा नहीं मिलता। बुक्स को आप देखेंगे तो अनुमान लगा लीजिएगा कि वायु की दिशा क्या हो सकती है, यानी लौटता मानसून ये है। अब भारत की स्थलाकृतिक विशेषता ही इस पूर्वी तटीय भाग में अधिक वर्षा के लिए जिम्मेवार है। ध्यान रखना है आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय पूर्वी तटीय मैदान शुष्क रहता है, क्योंकि मानसून पूर्वी घाट के कटे फटे होने की वजह से आंतरिक भाव में प्रवेश कर जाता है। परंतु लौटते मानसून से यह आर्द्र होता है। इसीलिए आप देखेंगे कृष्णा गोदावरी के मुहाने पर डेल्टाई प्रदेश में और तमिल प्रदेश में 2 बार धान की कृषि ली जाती है, अर्थात 2 बार चावल की कृषि की जाती है, कई बार 3 बार भी। अमन, ओस, पूरा चावल के तीनों प्रकार उत्पादित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लौटते मानसून से भी वर्षा प्राप्त होती है। अब ध्यान रखिएगा, यूपीपीसी का एक क्वेश्चन भी है कि कावेरी एक ऐसी नदी है जिसको दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून तो तमिल तट पर वर्षा कराता ही है, साथ ही साथ लौटता मानसून भी कराता है। और यहाँ पे तट का जो स्वरूप है उसकी वजह से इस प्रकार की वर्षा होती है। तो सरलता से मैंने बनाकर कहाँ पे किस प्रकार से वायु का किस प्रकार से प्रवाह होगा यहाँ दर्शा दिया गया है। लौटता मानसून 15 सितंबर के बाद यहीं लौटना शुरू कर देता है, परंतु उसको यहाँ पहुँचने में 15 अक्टूबर तक का समय पूरा हो जाता है। अर्थात 15 अक्टूबर से या 1 अक्टूबर भी कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोग का मतलब वैज्ञानिक, तो 1 अक्टूबर या 15 अक्टूबर से लौटना शुरू करता है। और चूंकि ये स्थल पर चल रहा है इसलिए शुष्क होगा तो प्रायः वर्षा नहीं कराएगा। लेकिन जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, लौटती मानसूनी पवनें सागर से होकर चलती हैं, वो सागरीय आर्द्रता को ग्रहण करके तटीय भाग में वर्षा कराती हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप विषुवत रेखा की तुलना में निम्न ताप, यानी फिर से सूर्य जब दक्षिणायन हो जाएगा तो विषुवत रेखा पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का निर्माण होगा। और ये जब जैसे अभी ठंड का ऋतु आ रही है तो यहाँ पर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाएगा। तो जो उत्तरी गोलार्ध की सन्मार्गी पवनें हैं, अर्थात उत्तर पूर्वी पवनें, वो उस स्थान को ग्रहण कर लेंगी। यही इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो 15 सितंबर के बाद जब सूर्य पुनः दक्षिणायन होगा तब भारतीय उपमहाद्वीप में विषुवत रेखा की तुलना में निम्न ताप एवं उच्च भार का निर्माण होगा, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून का स्थान पुनः उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात उत्तरी गोलार्ध की सन्मार्गी पवनें ले लेती हैं। ये पिक्चर से आपको दिख भी रहा होगा। अब ये देखिए ऑनसेट ऑफ मानसून का जो डेट है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा 1 सितंबर के आसपास या 15 सितंबर के आसपास ही पाकिस्तान को छोड़ देता है। 15 सितंबर पंजाब का है, 1 अक्टूबर और फाइनली 15 अक्टूबर को यहाँ से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया सबको? ऑफसेट ऑफ द मानसून का जो पिक्चर है ये किताबों में दिया हुआ है, परंतु जो मैंने बताया आपको वो ज़्यादा व्यवहारिक या प्रासंगिक होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आखिर तमिल तट पे या कृष्णा गोदावरी के मुहाने पर वर्षा क्यों ज़्यादा होती है? जब मानसून लौट रहा होता है
तो पूरी तरह से नहीं लौटा होता है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक कह लें, नवंबर तक तो खैर होता ही है। तो ये जो तट का आकृति है या स्वरूप है, इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ तक सीधे है ये, इसके बाद ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो जो वायु यहाँ पे देखो ये पैरल चल रही, इसलिए उड़ीसा के तट पे ज़्यादा वर्षा नहीं होती। लेकिन ये जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी का मुहाना से लेकर के तमिल तट का प्रदेश है, चूँकि यहाँ से वर्षा आर्द्रता ग्रहण करके इस वाले एरियाज़ को हिट करेंगे, लेकिन तब तक ये मानसून जा भी रहा होता है। यहीं पर चक्रीय प्रवाह से ये इस ओर मुड़ जाते हैं, ये इस ओर मुड़ जाते हैं, जिससे साइक्लोन्स बनते हैं। इसलिए आप देखोगे बंगाल की खाड़ी में नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादा बनते हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा बनते हैं। अब ये सब जो भारत के ऋतुओं को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर शीत ऋतु में किस प्रकार से, किस कारण से ज़्यादा वर्षा होती है, तो आपको और बेहतर प्रकार समझ में आएगा। वैसे जो मैंने बताया है, होप्स हो कि आपको बेहतर प्रकार समझ में आया होगा। तो मानसून की क्रियाविधि से अन्य घटकों के संबंधों को हम मानसून पार्ट 2 में देखेंगे। होप्स स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। पिछले 50 वर्ष के क्वेश्चन जो मानसून के क्रियाविधि पे पीटीएमओ की परीक्षा में आए हैं, आप उनको देखिए। अगले सीरीज़ में हम आपको स्पेशली क्वेश्चन देके, जो क्वेश्चन आया है पीटी में, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या कोई भी पीसीएस जो आप देते हैं, कंसर्न हो सकता है, उन सबको जोड़ करके एक बार हम एक्सप्लेन कर देंगे। इससे बाहर न गया है और न जाएगा। तो बस आप इसको पढ़िए, समझिए, देखिए। उम्मीद करते हैं मानसून की क्रियाविधि या उत्पत्ति के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई तनाव या दुविधा आपको अब नहीं होगी। आपको ये पढ़ना है, ये वैज्ञानिक है, पुरुषोत्तम सिद्धांत, जिसे कोटेश्वरम में जिसने दिया था। आगे फिर अन्य वीडियोज़ में हम इंसो थ्योरी को, पैसिफिक डिकेडल ओसिलेशन को, इंडियन ओशियन डाइपोल को, इन सबको क्लियर करेंगे। तो इसके अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।